अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आप अभी तक की अहम और बड़ी खबर की। बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। रीजनल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और आज उनके पार्टी प्रेसिडेंट का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। 7 मराहिल से होते हुए आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि चंद हफ्ते पहले फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया था और यह कहा था कि अब ओल्ड गार्ड नहीं न्यू गार्ड की बारी है, यानी सरबराही नौजवानों के हाथ में जानी चाहिए थी। लेकिन आज और कल से इस बात की चिमगोइयां थी कि फारूक दोबारा से सदर मुंतखब होंगे और डेलीगेट्स ने बे-इत्तिफाक राय फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर मुकर्रर कर लिया है। और सदर बनने के फौरन बाद डेलीगेट से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला अपने पुराने तेवर में भी नजर आए, जहां मरकजी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए, बीजेपी की पॉलिसियों पर तनकीद किया, वहीं पर सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि सन 96 और उससे पहले जिस तरीके की सूरत हाल बनाई गई वो अब अगर आगे भी बनाई गई तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को भी माना कि 2018 में पंचायती इंतखाबात का बाइकॉट करना एक बड़ी गलती थी और वो खमियाजा आज के दिन में भी वो भुगत रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, बहसत सदर के उन्होंने अपने फर्जन और रियासत के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें चुनावी दंगल का हिस्सा बनना होगा। उमर ने इससे पहले कहा था कि जब तक यूनियन टेरिटरी है वो चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेंगे, नहीं आएंगे। और आज पार्टी सदर ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन और फाल कदम उठाए जाए। फारूक ने क्या कुछ कहा इसको सुन लेते हैं, साथ साथ हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। मारूफ तजिया निगार सुहेल काजमी साहब मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, मेरे साथ ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी कश्मीर सूबे के इंचार्ज सोफी यूसुफ साहब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नौजवान आवाज एजाज जान साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। तीनों से उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। फारूक का एग्रेशन, फारूक का रिएक्शन आज अवाम के सामने क्या कुछ था, जरा पहले इसको सुन लेते हैं। खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। हुकूमत से भी कहता हूं खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। इसलिए आपसे कहता हूं जमात को मजबूत कीजिए। हम जमात से हैं, जमात के बगैर कुछ भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर है तो इस निशान से है, ये हल का निशान जो है तब फारूक अब्दुल्ला है, इसके बगैर फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं है। इसलिए इस हल को हमने मजबूत करना, बैठ गया, इस हल को मजबूत करना है और उसके लिए अपने इख्तिलाफात को भूलना कि मुझे नहीं मिला, ये उसको हुआ, इधर गया। हम इस कोशिश ये करेंगे कि ईमानदार से ईमानदार जो है लीडर आपके लिए इलेक्शन में खड़ा। फारूक साहब का आप सुन रहे थे, फौज से बराह रास्त मुखातिब, सरकार से भी बरहमी, और यह कहा गया कि अगर माजी की गलतियों को दोहराया गया तो हालात ऐसे नहीं रहेंगे। इस पर मजीद इसको खंगालने की कोशिश करते हैं। फारूक साहब पर जिम्मेदारी कितनी आई है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सुहेल काजमी साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सोफी यूसुफ साहब मेरे साथ है, एजाज जान साहब मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों मेहमानों का। एजाज साहब जरा शुरुआत आप ही से करता हूं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो जरा शुरुआत इसी से करें। फारूक साहब ने जिस तेवर का आज इस्तेमाल किया है, क्या हक बजानिब है या सिर्फ जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक जनाब एक गैलरी को खेलने की कोशिश की गई फौज को घसीट कर आज के प्रोग्राम में? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जैसे कुछ दिनों पहले डॉक्टर साहब ने ये ऐलान किया था मीटिंग में कि वो इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारी मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग सबके हवाले से पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के, जहां जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस और लद्दाख के जितने हमारे यूनिट्स थे, उन सब ने यही कहा कि अभी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो पार्टी को पहले चला रहे हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर ही
होनी चाहिए और वो इस जिम्मेदारी को बेहतर से समझते हैं और बेहतर चला सकते हैं। उसी की तरह जब यहाँ पे आज तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के थे, कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो हमारे लोग थे, वो यहाँ पे आए और उस एक राय के साथ जो है सबने जो है फारूक साहब के नाम के लिए प्रपोज किया और फिर उसके बाद उसको जो है फाइनली जब है फारूक साहब को उसका प्रेसिडेंट जो है पार्टी का बना दिया गया। जहां तक फारूक साहब की कहने की बात थी, फारूक साहब ने फिर से ये कहा कि उनका कहने का ये मकसद था कि जम्मू कश्मीर 370 टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद और रियासत को डाउनग्रेड करने के बाद आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो परेशान है, वो मुश्किलात में है, वो देख रहा है कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। उसी के मुताबिक उन्होंने बात की कि अगर यहाँ पे जब भी चुनाव हो और चुनाव अच्छे से कराया जाए और कोई ऐसी ज्यादती जम्मू कश्मीर के लोगों का चाह ना हो जिससे जो है जम्मू कश्मीर के लोग परेशान रहे। उन्होंने 1996 की बात की। 1996 में जब उन्होंने सरकार बनाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात उस वक्त क्या थे और किस चैलेंजेस के साथ उन्होंने जो है सरकार चलाई, जिसमें हमारे बहुत से MLA हजरात, मिनिस्टर हजरात और यहाँ के बहुत हमारे जो अहम कारकुनान थे वो मारे गए, मिलिटेंसी का शिकार हुए, मिलिटेंसी के साथ जूझा। लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने फिर से कड़ी मेहनत करके दोबारा से जम्मू कश्मीर को उस सरकार ने ये बात एजाज साहब सही है, लेकिन फौज को आज के दिन में घसीटना, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब एक स्पेसिफिक गैलरी को खेलने की कोशिश की गई फारूक साहब की तरफ से। नहीं, फौज के ताल्लुक से उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने खास करके ये कहा कि इलेक्शन जो हो और रियासत में जो है फेयर हो, और जो जिस तरीके से उन्होंने बात खास करके सिक्योरिटी के लेके उन्होंने बात की कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स मिनिस्टर हजरात हैं या बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका जो सिक्योरिटी के विड्रॉल की बात की, उसके लिए उन्होंने बात की गई कि यहाँ पे जमात के हिसाब से जो है सिक्योरिटी दी जा रही है और जमात के हिसाब से जो है लोगों को चलाया जा रहा है, ना कि इस बुनियाद पे कि जिसका जो कैटेगरी है उसको कैटेगरी के तहत उसको चलाया जाए। चलिए ठीक है जी। सोफी यूसुफ साहब, किस तरीके से देखते हैं फारूक साहब के आज के बयान को और कितना बरहक के बयान आप मान रहे हैं? देखिए गौर साहब, सबसे पहले मैं फारूक साहब ने जो बयान दिया कि 1996 के जो हालात, मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं एजाज साहब को भी बताना चाहूंगा कि वो हालात किसने पैदा किए। 1987 में जब इलेक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने रैंकिंग करके यहाँ मफ कामयाब था, तो उस वक्त चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई और हालात उस असर कर गई कि वहां लोगों की जाने चलेगी। दूसरी बात, फारूक साहब ने कहा अपने बयान में कि 17-18 में अगर हम पंचायत इलेक्शन में बाइकआउट नहीं करते तो हमने वो गलती की। मैं फारूक साहब को आपकी वजाहत से कहना चाहूंगा, आपने बाइकआउट सभा नहीं किया, प्रॉक्सिस कैंडिडेट्स आपके खड़े हैं, आपने सरपंच जो आप काम कर रहे हैं सड़क पे, आप लोगों को झूठ मत बोलिए, लोगों को झूठ मत बोलिए। आज आपके एमपी साहब ने कहा कि जब तक यहाँ दफा 370 हटने के बाद स्टेट हुडा में वापस नहीं मिलेगा तो हम जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब फारूक साहब मजबूर हो गए क्योंकि इनका डायनास्टी का राज जो है, जो 47 का राज था, आज भी वही राज है। इनके पास कोई चेहरा नहीं है जिसको ये सदर बना देंगे। खानदानी राज आज भी है, 47 के बाद भी था। मैं इनको कहना चाहूंगा आपकी फादर से कि आप इलेक्शन में कह रहे थे कि हम बाइकआउट करेंगे जब तक नहीं मिलेगा, और दूसरा जो आर्मी के ऊपर आपने भाषण लगाया, ये सरासर मजम्मती बयान है, क्योंकि आर्मी के भरोसे पे हम यहाँ जी रहे हैं। आर्मी के भरोसे पे यहाँ पे हम हिंदुस्तान के 150 लाख जो लोग हैं वो जिंदा है, वो खड़े हैं। अदरवाइज आज की फारूक साहब का बयान याद है, हाल ही चंद दिनों से पहले बयान दिया, कहा जब तक यहाँ इंसाफ हमें नहीं मिलेगा तब तक यहाँ टारगेटिंग किलिंग जारी है। फारूक साहब को अपनी साथ ठीक है जी, मैं आता हूँ उस पे सिचुएशन पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करेंगे। मैं यूसुफ दोबारा आपके पास आऊंगा, पहले जो रिमार्क्स कमेंट मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। काजमी साहब, ये ऑडियो भी जरा क्लियर कीजिएगा, ऑडियो रिबाउंड आ रहा है। काजमी साहब, कैसे देखते हैं जी सूरत हाल को, जो आज फारूक साहब का बयान है और जिस वलवले और जोश के साथ उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की कि इसमें उन्हें टोकने की भी कोशिश की गई और उन्हें जो दिया गया था मसवदा उसे उन्होंने पढ़ा नहीं और वही बात बताई जिसके लिए वो माहिर है।
देखिए, गौहर साहब, फारूक अब्दुल्ला नो डाउट इज ए टॉवरिंग पर्सनालिटी इन द जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स एंड एज फार एज एनसी के प्रेसिडेंट चुने जाना, पहले उन्होंने इनकार किया तो ड्यू टू हिज एज एंड हिज हेल्थ, बट there is no other binding force in national conference and there is no other than Farooq Abdullah, a popular person who's a mob crowd puller other than Farooq Abdullah in national conference. ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है, जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा फेस है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लेकिन यह है कि वो अभी भी अपनी इनिंग्स, पॉलिटिकल इनिंग्स खेल सकते हैं। अब उम्र के साथ साथ वो कुछ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स ही देते हैं जिनका जमीन से कोई हकायक नहीं होते हैं। अब जैसे कि आपने 96 की इलेक्शन देखी, सूफी साहब ने कहा कि फारूक राजीव रिकॉर्ड की बात इन्होंने कर दी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। पर 96 की इलेक्शन मैंने बड़ी क्लोजली मॉनिटर की है और एजाज साहब के वालिद साहब उसमें पुंछ से इलेक्शन लड़े थे, आई रिमेम्बर, और वो हालात ऐसे थे कि बिना आर्मी के, बिना पैरामिलिट्री के इलेक्शंस तो छोड़िए, कश्मीर में सांस लेना बहुत मुश्किल था। और जब ओथ सेरेमनी हुई और जनता दल के हुक्मरान उस वक्त जो सत्ता में थे दिल्ली में, जब वो रामविलास पासवान और इब्राहिम साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब ओथ सेरेमनी में आए तो सड़क पे एक इंसान नहीं था एयरपोर्ट से लेके SKICC तक। तो इट वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्मी। और लोगों को जम्मू कश्मीर के फार फलंग इलाकों में अगर आप चले जाइए और जोधी पुंछ का इलाका हो जहां 70 साल से एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है या सीज फायर वायलेशंस होती हैं, या करना या गुरेज या करगिल में या लद्दाख में, कहीं भी आप चले जाइए, लोगों को जब भी यहाँ हालात सामान्य रहे या हालात डिस्टर्ब रहे, आर्मी पे ज्यादा वो भरोसा करते हैं और आर्मी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन जहां तक बॉर्डर सेफ्टी की है वो ज्यादा मजबूत है बनिस्बत के एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पर्सनालिटी। सो अक्यूजिंग आर्मी इज नॉट ए राइट स्टेप ऑफ द फारूक अब्दुल्ला, बट मैं समझता हूं कि उम्र का तकाजा है, कोई लफ्ज बोल देते हैं और आज वो पॉपुलैरिटी नहीं है जम्मू कश्मीर में जिस तरह का दंगल, सियासी दंगल जम्मू कश्मीर में है। तो फ्रस्ट्रेशन भी संभाविक है और आने वाले दिन भी क्रूशियल है, डिलिमिटाइज भी होगी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो और ये पहाड़ी और गुजरों के स्टेटस को लेकर भी परेशान है। तो बड़ी सी चीजें मल्टी फैक्टर जो है उसका असर आज जल्द से मिलेगा। जान साहब क्या मानते हैं, ये जो मल्टी फैक्टर्स है उसका असर आज फारूक साहब के चेहरे पर था, बॉडी लैंग्वेज पर था और इसलिए कोशिश की गई कुछ लोगों को कंसोलिडेट करने, एक तो ये, और आज 1996 की बात 2022 में करना किस हद तक ये लॉजिकल आपको माना जाता, क्योंकि अक्सर पीरियड में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बरसर इख्तियार रही है। 1996 की बात इसलिए आज यहाँ पे की गई क्योंकि 1996 से पहले भी गवर्नर राज रहा और आज उसी तरीके से दोबारा से गवर्नर राज जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आज जगह जगह जो है लोग, अब कोई माने या ना माने, लेकिन लोग अपनी जगह परेशान है, मुलाजमीन परेशान है। और आज का जो ये जलसा हमारा यहाँ पे जो हुआ, जब सारे डेलीगेट्स आए, ये पहली बार हुआ है कि जितने भी डेलीगेट्स थे वो खुद, वरना एक प्रोसेस होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट हजरात होते थे या कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज होते थे वो उनको लेके आते थे, लेकिन आज तमाम के तमाम लोग खुद वहां पे पहुंचे और जितने लोग अंदर वहां पे थे उससे डबल लोग बाहर सड़क पे थे। लोगों का एक जोश था कि लोग चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से पहले जम्मू कश्मीर मुश्किलात पे रहे, परेशानियों में रहे, और उस वक्त भी लोगों की उम्मीद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आई और आज फिर से जम्मू कश्मीर का हर शख्स सोचता है कि जिस परेशानी में हम फंसे हुए हैं, जिन मुश्किलात में हम हैं, उस मुश्किलात से अगर कोई हमें निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल सकती है। और उसमें खास करके अच्छा, ये बताइएगा ना जान साहब, क्या वाकई तौर पर एक डर है कि एजेंसियां दे प्ले अ पार्ट इन दीज इलेक्शंस? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि फारूक साहब से बहुत बार हमने जब पूछा था उन्होंने आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जी, इलेक्शन बिल्कुल फेयर होते हैं। देखिए डॉक्टर साहब एक मासेस के लीडर है और डॉक्टर साहब को ये नहीं है कि भाई कोई किसी चीज का कोई हो। अगर उन्होंने कोई बात की है, जैसे हमारे वर्कर्स उनके पास आते हैं, जो वर्कर्स जब सारी बात अपनी उनके आगे रखते हैं, वही बात जो है फारूक साहब ने भी यहाँ दोहराई, जो वर्करों की बात होती है वो रखती है। लोगों को एक दिल में एक उनको एक लग रहा है कि शायद कहीं कुछ ऐसा ना हो, और लोगों की जो बात है वही डॉक्टर साहब ने रखी कि अगर कभी भी यहाँ पे जब इलेक्शन हो, जिस टाइम भी हो,
जब मरकज की सरकार को लगे यहाँ बार बार कहा जाता है अब ये प्रोसेस हो गया वो प्रोसेस हुआ है, फिर डिले कर दिया जाता है। तो इसलिए आज वो हमने आज जो डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, जो खास करके पंचायत इलेक्शन की बात की, अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फैसला कर लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो परेशानी हो, वो कोई भी इलेक्शन हो, वो पंचायत का हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का, कोई भी इलेक्शन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर सारे तैयार हैं और वो अपनी बात जो है, जो लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उसका जवाब जो है ठीक है जी। यूसुफ साहब, क्या आप ये मानते हैं कि वही एक खास करके मुद्दा कहूं कि जो लोगों को एक डर है वो डर जो है दूर। ओके जी, यूसुफ साहब, क्या ये पॉजिटिव पॉइंट है बीजेपी के लिए कि पानी बहुत बह गया, पुरानी बातें नहीं जी, अब हमने आगे बढ़ना, सिस्टम को लेकर ही चलना, आज पुराने सिस्टम को रिवाइवल की भी बात कही नहीं थी। गवर्नर साहब, मैं एजाज साहब को एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। गवर्नर साहब, आपने कहा कि अभी हालात खराब है कश्मीर में, इनको कहिए एजाज साहब को 5 अगस्त 2019 के बाद आप मुझे बताइए कि आपके वो कैलेंडर कहां गए, आपके वो हड़ताल कहां गए? 1 महीने में 20 दिन हड़ताल हुआ करता था। आज वहां कश्मीर का कोई बाशिंदा सुबह 8 बजे निकल के शाम को वापस आता है और अपना कमा के अपने आयाम को चलाता है। जम्मू कश्मीर का अवाम बिल्कुल खुश है। आज आप फारफलंग एरियाज में जाइए, आज मोदी जी के विचारधारा के साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके और इनको अभी ये पता नहीं है क्योंकि ये ग्रास रूट में नहीं जाते। आज उन्होंने क्या जलसा वहां श्रीनगर में किया, बट वो उनके कार्यकर्ता है, मैं उनको सलाम करता हूं कि वो फारूक साहब को आज भी मान सम्मान रखते हैं। पर एजाज साहब को कहना चाहूंगा कि फारूक साहब को समझाइए कि ऐसे बयान मत दिया करें, क्योंकि अब आपका जैसे मेरे भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने कहा कि आज उनका एज फैक्टर भी है, तो मुझे लगता है कि 47 का डायनास्टी राज जो था वो आज 2022 में फिर शुरू हुआ। मुझे लगता है कि फारूक साहब अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने 25,000 सरपंच, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी वहां खड़े किए हैं, जिनको राइट है, जिनको हक है, वहां असेंबली में शिरकत करे और वहां सरकार बनाए। ठीक है जी। बट मैं मान के चलता हूं कि आपके घर से जितने भी नेशनलिस्ट फोरम से, पीडीपी के घर से, वो सब लोग बाहर आए आपसे, आप अपना घर संभालिए। ओके जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। ये जान साहब का जरा ऑडियो क्लियर कीजिएगा। काजमी साहब, अब उमर साहब की भी जरा थोड़ी सी बात हो जाए। उमर साहब को कहां पर आप देख रहे हैं? जिस तरीके से वो कह रहे थे जनाब चुनाव में नहीं आना, और आज पार्टी प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि आपने आना पड़ेगा जी, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्या ये प्री प्लान्ड मूव था कि आप ऐसे कीजिए मैं ऐसे करूंगा, या फारूक साहब सरप्राइज देते रहते हैं? ये एक और सरप्राइज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए था कि भैया हमने चैप्टर क्लोज नहीं किया है, हम हर जगह पर है। देखिए, when I consider Farooq Abdullah with Umar Abdullah is very impulsive person. He is more a bureaucrat than a politician. He tweets immediately without consulting his own conscience what to tweet, what not to tweet. So I don't कमेंट ऑन उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब कभी कभी ऐसे चीजें कर देते हैं, ये बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं जी कि शायद नंबर फर्स्ट आने के चक्कर में वो ट्वीटिंग होती है। और कई बार तो उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि अकबर लोन साहब भी नहीं रहे दुनिया में, और आधे घंटे पर ट्वीट किया कि नहीं, ही इज अलाइव, आई एम सॉरी। सो पॉलिटिक्स में बड़ा जो ज्यादा सीखना है उनको, वो फारूक अब्दुल्ला साहब से सीखना है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब नोज ऑल द इंटीग्रिटीज ऑफ पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और दिल्ली के साथ भी उनका जो कोऑर्डिनेशन है रहा है, और आगे किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रोल प्ले कर सकती है, वो फारूक अब्दुल्ला ज्यादा बेहतर जानते हैं। जहां तक पंचायत इलेक्शन का बाइकआउट था, वो एक बड़ा गलत इनका फैसला था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसका खमियाजा इन्होंने बाद में भुगता और एक प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े किए, और उसका फायदा स्वाभाविक तौर पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ, और बाद में जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, क्योंकि ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासत, सियासतदान को एक वहम हो जाता है कि मैं यहाँ 2 बार गवर्न कर चुका हूं, तो ये जो रियासत है ये हमारा एक राज्य है जिसको हमने पूरी उम्र सत्ता में रहना है, जो कि गलत है, क्योंकि सियासत हमेशा बदलती रहती है, उसके रंग रूप बदलते रहते हैं, रियासतों में ढांचे बदलते हैं, प्रायोरिटीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है, और प्रायोरिटीज यही है। और आज कोई भी आर्टिकल 370, 358 की बात नहीं करता है। लोग बात करते हैं एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी की, और एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी तभी संभव है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करें, एक अच्छी सरकार आए, और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में, फिर न्यू पॉलिटिकल फेसेस
यहाँ खुले और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यहाँ खत्म हो और एक नया मैं जान साहब एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि अब वो जनाब वक्त नहीं है, 2019 के पहले वाली सियासत नहीं है, हालात बदल गए हैं, जहलम में बहुत पानी बह चुका है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के दिन में इस चीज का एहसास हो चुका है कि पानी बहुत बहा है, इसलिए एक कैलकुलेटेड मूव करके हमने आगे बढ़ना होगा? और अब की बार लीडरशिप किसके हाथ में, उमर साहब के हाथ में है या फारूक साहब के हाथ में ही रियली है? देखिए, पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं यूसुफ साहब को बाकियों को सुन नहीं सका क्योंकि कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो कनेक्ट नहीं हो सका। जहां तक कि आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप किसके हाथ में है, ये मैं कहना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फैसले हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवाम के हाथ में है, जो हमारे बोर्ड है उनके हाथ में है, और तमाम के तमाम जो इख्तियारात है वो उमर साहब और फारूक साहब को हम सब ने दिए हुए हैं। वो जो फैसला लेते हैं उसके बाद वो एक डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के बाद ही फैसला होता है कि ग्राउंड पे क्या किया जाए। जैसे कि फारूक साहब ने फैसला लिया था कि हम नहीं प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन तमाम एक वर्कर जो है, डेलीगेट है, उन सब ने कहा कि नहीं, अभी जो है डॉक्टर साहब की जो है एक्सपीरियंस है, हमने उसको इस्तेमाल करना। और खास करके उमर साहब ने उनके ऊपर काफी जो बात की उनसे कि नहीं, अभी हमें जरूरत है आपकी, आपके साये के नीचे हम काम करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि डॉक्टर साहब की सेहत ठीक है और डॉक्टर साहब ने हमारी जो रिक्वेस्ट जो मान ली, और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने जो मान लिया कि भाई जो वर्कर चाहेंगे, जो हमारे डेलीगेट चाहेंगे, पार्टी चाहेगी, वही करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब के आने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। बाकी जो फैसला करना है वो लोगों ने करना है, और इंशाल्लाह लोग जो है अपना फैसला बताएंगे। आज लोग जमीनी सतह पे परेशान हैं, स्कोर मैनेजमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जो है आज अगर आप देखें बिजली के हालात देखें क्या है, आज पानी के हालात देखें क्या है। आप सेक्रेटरिएट के अंदर अपने जो मेरे ये भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, बीजेपी के बैठे हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सेक्रेटरिएट में पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, सेक्रेटरिएट में जाके देखें, वहां कोई जमीन से जुड़ा हुआ कोई इंसान जो अपने काम के लिए कोई सेक्रेटरिएट में नहीं है, खाली ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम बिल्कुल कोई जानता नहीं है। लोग ठीक है सर, एक लास्ट कमेंट यूसुफ साहब, क्या बाकी तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने ओवरकम किया है और अब जरूरत है पॉपुलर गवर्नमेंट की एक, और क्या राइट टाइम आ गया जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाब? क्या वाली अभी भी थोड़ा सा इंतजार? गौर साहब ये फोन कर गए जी। यूसुफ, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? गौर साहब, मैं आजाद साहब को कहना चाहूंगा जी कि 47 के बाद आज की हुई है, क्या आपके लीडरशिप नहीं थे? क्या आजाद साहब बनने के काबिल थे? क्या आप में लीडर है, वहां लीडर है, क्या सदर बन सकते थे? आज भी वही खाना है। आपको कहना चाहूंगा, गौर साहब ने मुझे जो सवाल किया कि ब्यूरोक्रेसी आज है, देखा होगा मैंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा कि पॉलिटिकल सेटअप के बगैर जम्मू कश्मीर डाउन की जगह इनकी जो ऑडियो प्रॉब्लम है। एक लास्ट कमेंट जनाब काज़मी साहब आपसे ही लूंगा मैं क्लोजअप की जगह इसका, क्या वाकई तौर पर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं 32,000 के करीब जो कहा जा रहा है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है? नेशनल कांग्रेस को लगातार पिच कर रही है और कह रही है कि रियल डेमोक्रेसी बिल्कुल जी फौत हो गई है, उसको जिंदा करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, देखिए, एक सिटीजन होने के नाते 3-4 साल से 2019 के बाद यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज और एडमिनिस्ट्रेटिव डोर्स खुले नहीं हैं आम आवाम के लिए। उम्मीद तो यही है कि मरकज को यहाँ पे जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवानी चाहिए, लेकिन फिजिबल ग्राउंड को देखते हुए, लेकिन अब प्रायोरिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, और ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें एक पार्टी या 2 पार्टी का मतलब नहीं है। अच्छा मतदान हो, डिलिमिटाइज होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट के बाद जो इलेक्शंस हों, वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने कभी डेवलपमेंट की धूप नहीं देखी, वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर रियासत में किस कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते थे, वो सब आए। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं कि आने वाला इलेक्शन एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के इलेक्शन होगा और एक प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट का इलेक्शन होगा, और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में खुलेगा जो नई इरा लेके आएगा। वो पुरानी बातें और पुरानी सोचें और पुराने मैनिफेस्टो से अब जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। बड़ा है यूसुफ साहब, क्या प्रॉपर टाइम है चुनाव के हवाले से, अभी भी
आप कह रहे हैं कि लेना जो फ्लोर ऑफ द हाउस का गया प्रॉपर टाइम पर चुनाव होंगे, ये प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी? देखिए ये सारा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हाथ में है। उनकी बहुत सारी एजेंसियां यहाँ काम कर रही है, जब उनको लगेगा कि यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए। बट मेरा कहना जो है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल सेटअप के बगैर बिल्कुल हम अधूरे हैं। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भी इलेक्शन का बिगुल बजा देगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार हमेशा होता है, क्योंकि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, और ताकि सेक्रेटरीट भी, जैसे अभी आजाद साहब ने कहा कि सेक्रेटरीट खाली होता है, बिल्कुल सेक्रेटरीट खाली होता है, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप के बगैर हम भी अधूरे हैं। हम भी आपके माध्यम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शन जल्द से जल्द। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। सुहेल काजमी साहब, सोफी यूसुफ साहब, एजाज जान साहब मेरे साथ ज्वाइन